यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ो। इसका मतलब एक टावर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है। एंड कहां से है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर ये है, इसी पॉइंट, यहां पे कहीं कोई पॉइंट है। लेट अस अज्यूम AB इज द टावर एंड P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन कब बनता है एंगल? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, इस डायरेक्शन में बंदा चल रहा है और समझ लो क्यू पे पहुंच गया। कितने मीटर चला? 150 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री। शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर। हमें ये निकाल के दिखाना है, ए बी निकालनी है टेक्निकली। या तो इसको एक्स ले लो और इसको एच ले लो। इस क्वेश्चन में तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई डाउट वाली बात थी। फिर भी सर वो डायग्राम ही अब हो जाएगा सॉल्व। पक्का? ये तो आपने कर। यस सर। ये तो अपन ने किए भी थे ना प्रीवियस क्लास में। यस सर। अदरवाइज मैंने सोल्यूशन भी तो दिए थे, वहां से आप डायग्राम का आइडिया ले सकते थे बाय द वे। तो वो एक बार डाउट ऐसे ओके चलो, आप मतलब कहने का भाव ये है कि जब डायग्राम को क्लियर हो पढ़ना जाए है तो ना, फिर वो ज्यादा इजी तो अंडरलाइन करके ऐसे पढ़ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट कहां पे है? ऑन द सेम लेवल। किसके लेवल पे? द फुट ऑफ द टावर। तो ठीक है जी, मैंने पी ले लिया। 30 डिग्री का मतलब थोड़ा सा दूर बनाना है ना, ऐसे बनाना है। ठीक है। अगर 60 डिग्री का होगा थोड़ा सा पास बनाना है। 75 डिग्री होगा बिल्कुल पास बना देना है ना। 15 डिग्री होगा तो और दूर चला जाएगा। इस तरह से मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम बना लेते हैं एंगल की हेल्प से। ओके। ठीक है। तो एक बार बड़े ट्राइंगल में टैन लगाएंगे और एक बार छोटे ट्राइंगल में टैन लगाएंगे और आपकी ये भी आ जाएगी। फिर यस भी सर। अगर नहीं आएगी तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं दोबारा भी करा दूंगा आपको। ओके। ओके सर। 13th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower as observed from a point in a horizontal plane through the foot of the tower is 32 डिग्री। अंडरस्टूड है। एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, अगर आप स्टेटमेंट को ब्रेक कर लें ज्यादा बेहतर रहता है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप का, टावर के टॉप का। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्व फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम अ पॉइंट। कहां पे अ पॉइंट? हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर इज 32 डिग्री। तो टेक्निकली ये बनेगा, ये यहां से यहां जाएगा और ये बनेगा 32 डिग्री। When the observer moves towards the tower at a distance of 100 मीटर, तो ये 100 मीटर ट्रेवल करता है, बंदा यहां पहुंच गया एंड ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 63 डिग्री। तो जब भी ऐसे ऑड एंगल दिए होंगे, इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं, वो दे रखी होंगी। तो अपने को ये ए है, बी, सी, डी। 100 मीटर है, इसको x ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस। h और x दोनों निकालने हैं। तो मैं अभी डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो हमारा जो अब टारगेट है, कैलकुलेट करना वैल्यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं tan इन ट्राइंगल। एग्जाम में अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, इस बात को नोटिस रखिएगा। tan 63 परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है? दैट इज 1.9626 इक्वल टू ए बी कितनी है? h और ये है x। ठीक है जी। तो कॉमन साइड h है, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1.9626x। अब देखते हैं आगे। तो नाउ हमें 63 हो चुका है। अब हम बड़े ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ACB tan 32 डिग्री इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस आएगा पूरा CB। तो tan 32 कितना है? 0.6248। आपको ये लग रहा है कि ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आ सकता है? शायद नहीं आएगा, 4 होना चाहिए लास्ट में। चलो ट्राई करते हैं। ए बी कितना है? h एंड BC कितना है? x प्लस 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम दिस वन प्लस, जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो
0.6248 x इक्वल टू h। कोई डाउट इसमें? सर आपने ट्रायंगल के नाम उल्टे नहीं लिखते हैं, एडीबी में एसीबी और एसीबी में एडीबी? नहीं, क्यों? मैंने जो वहां पे सोल्यूशन में डायग्राम बनी है मैंने उसको फोकस ही नहीं किया। वहां पे क्या लिखा हुआ है? ए बी सी, यहाँ पे सी है। अच्छा, मैंने तो अपनी तरफ से बना दिया ऐसी, मैं सोल्यूशन ही देख रहा ना। चलो चेंज कर देता हूँ, आप सबने ऐसे ही किया होगा, ए बी सी एंड ए डी बी। ओके, चलिए एनी हाउ, तो एच की दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको इक्वेट कर दो या वैल्यू पुट कर दो, जैसे मर्जी कर लो। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में जाते हैं। यहां पे आया मेरे पास, ओके ओके, ये कैलकुलेशन बनी फ्रॉम 1 एंड 2। इनको इक्वेट कर देते हैं। 1.9626x इक्वल टू 62.48 प्लस 0.6248x। 1.9626x माइनस 0.6248x इक्वल टू 62.48। इसको माइनस कर देते हैं। 1.9626 minus 0.6248, it comes out to be 1.3378x, yes or no, equal to 62.48। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 62.48 इसको मैं लिख लेता हूं अपॉन 100, और इसका लिख लेते हैं 1 2 3 4 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 अपॉन। यस सर, मैंने वो सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी थी। ठीक है जी, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कैलकुलेशन तो है, तो अजब अजब सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैलकुलेशन अजीब सी है। तो 624800133378, 624800 डिवाइडेड बाय 13378, तो ये काट पीट के आ रहा है, x कम्स आउट टू बी 46.70। तो मतलब इसको 703 आ रहा है, टेक्निकली राउंड ऑफ करेंगे तो x कम्स आउट टू बी 46.70। तो h निकालना है, h के लिए हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। थोड़ा सा अजीब सी कैलकुलेशन है, नो डाउट। पुट x इन 1, तो h कम्स आउट टू बी 1.9626 इंटू 46.70, 46.7 इंटू 1.9626, ठीक है जी। तो h कम्स आउट टू बी 91.653, राउंड ऑफ करेंगे। देयरफॉर हाइट आ गई 91.65 मीटर, एंड डिस्टेंस किससे पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार सी से डिस्टेंस पूछा जाएगा, कभी डी से पूछा जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, तो मतलब बी डी चाहिए, तो x प्लस 100 चाहिए। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़ना है। 100 प्लस x कितना है, 46.7, इट कम्स आउट टू बी, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। थोड़ी सी, हाँ जी बेटा। सर 91.65। सी क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, ले लेते हैं ए बी इज द बिल्डिंग विच इज 15 मीटर हाई एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डन। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग हमने पकड़ लिया, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 15 मीटर। अब किसकी बारी आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, टॉप पे बैठा है बिल्डिंग के कोई बंदा, और कहां देख रहा है, एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहा है, फर्दर और ऊपर देख रहा है। पॉसिबल है ना, हम छत पे खड़े होकर हम पतंग की तरफ ही तो देख सकते हैं ना, किसी टावर के टॉप को देख सकते हैं। वो किसी दूसरे टावर के टॉप को देख रहा है, और जो एंगल कितना है उसका,
एलिवेशन का 30 डिग्री। इसका मतलब वो टावर दूसरा कहीं यहां पे कहीं होगा, ऐसे, है ना। तो वो यहां से इसके टॉप को देख रहा है, डन। तो यहां से एक आपको इमेजिनरी लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाते हो तो आपको ये इमेजिनरी लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं और ये इसके पैरेलल भी होती हैं और डिस्टेंस भी सेम होता है ऊपर नीचे, तो ये आपको इमेजिनरी लाइन खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो 15 मीटर है जी, लेट अस अज्यूम BC, CD इज द सेकंड टावर। बेटा समझ आई बात की मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. A man is sitting on the top of the building which is 50 meter high and angle of elevation of the top of the tower find to be 30 डिग्री। मतलब इस AB के टॉप पे एक बंदा बैठा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एलिवेशन किसके साथ बना रहा है? टॉप ऑफ द टावर के साथ। तो वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, डन। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, अब नीचे आ गया उतर के, अब नीचे से फिर उसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। देखो यार, पहले ए पे खड़ा था, ए से जब टॉप को देख रहा है तो उसको अपनी जो नेक है, अपना हेड है, उसको लेस एलिवेट करना पड़ रहा है। बट जब हम नीचे पहुंच गए, नीचे से ऊपर देखना हो तो हमें अपना हेड ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द, हाइट ऑफ द टावर का मतलब टेक्निकली मुझे यहां पे अगर एक्सप्लेन कर दें इसको, AB इज 15 मीटर high building. Okay, very good. Now DC's tower, angle ACAE, okay, equal to 30 degree, angle CBD equal to 60 degree। अब हम क्या करने वाले हैं? ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD, AE परपेंडिकुलर टू CD, ये हमने ड्रॉ कर दिया यहां पे। अब ड्रॉ करने के बाद हमारा काम शुरू होता है। यहां पे एक चीज हमें अज्यूम करके चलनी है कि AE इक्वल टू BD है। ये बात को अच्छी तरह से नोटिस कर लो। और यहां पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं X लेट कर लेता हूं और वर्टिकल्स को मैं Y लेट कर लेता हूं या H लेट कर लेता हूं। ओके, तो इसको अपन लेट कर लेते हैं H। वेरिएबल्स के साथ ना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहता है। ये सुनो, अब देखो, अगर AB 15 है तो ED कितनी होगी फिर? AB इक्वल टू ED इक्वल टू, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है ये। ओके, और जो CE है इसको हम H लेट कर लेते हैं। सारी को क्यों लेट कर लें फिर जब हमें ये 15 पता है? ये सुनो, एंड लेट CE इक्वल टू H। तो अपने को X निकालना है और H निकालना है। आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. चलिए चलते हैं फिर ट्राइंगल्स में। अगली स्लाइड पे लेके जाता हूं इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखाओगे? हाँ हाँ, मतलब जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट को अगर हम डायग्राम के साथ लिंक कर पाएंगे तो समझ लो 70% जॉब इज डन। और जब भी हम ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्राइंगल बनाने के लिए, क्योंकि जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वहां पे ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा ना, जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है वहां पे भी ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें ये ऑल्टीट्यूड पर हॉरिजॉन्टल ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। यस सर, हो गया सर। अब देखो, अपने को H निकालना है, X निकालना है, तो दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ACE यहां पे लगाएंगे tan 30। जनरली इस बात को याद रखना है कि क्वेश्चन में ना लाइन ऑफ साइट का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ डायग्राम बनाने में हेल्प करती है हमारी, अदरवाइज वो कैलकुलेशंस में नहीं कभी चलती लाइन ऑफ साइट। tan 30 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 की वैल्यू हमने डाल दी 1/√3। परपेंडिकुलर है H और बेस कितना है X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कॉमन साइड दोनों में कौन सी है? X कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में बेटा कॉमन पार्ट कौन सा है? X कॉमन है, तो X की वैल्यू निकाल लो। मेरी स्ट्रेटजी यही है, आप चाहे कोई और स्ट्रेटजी भी कैलकुलेशन की यूज कर सकते हैं।
बड़े ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल CDB tan 60 लगाएंगे। tan 60 परपेंडिकुलर कौन सी है? पूरी CD, और बेस कौन सा होगा ट्राइंगल CDB के लिए? BD। तो tan 60 होता है √3 एंड CD कितनी है? H + 15। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप यूज करोगे तो ऑब्जर्वेशन बना के रखनी है। अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H + 15/√3। मेरा तरीका यही है, मैं दोनों तरफ से कॉमन वेरिएबल जो कॉमन साइड है दोनों में उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। अब दोनों इक्वेट कर दें हम, तो फ्रॉम 1 and 2 we can write it as √3h, h + 15/√3, and let us cross multiply। ठीक है जी, तो ये 2h = 15 and h comes out to be 7.5। ये सुनो, और अपने को BD चाहिए, BD का मतलब x चाहिए, x किस में डाल दें? 1 में डाल दें, एंड पुट h = 7.5 in 1। ओके, तो 1 कितना है? x = √3 टाइम्स व्हाट इट वाज 7.5। ओके ग्रेट। 7.5 लिखने से अच्छा 15.2 लिख लो इसको, 15/2। ये सुनो, क्योंकि 2 कट जाएगा, x की वैल्यू डालते हैं 1.732 इंटू 15/2, इसको काट पीट देते हैं, तो ये कितना आएगा? 850, 866। तो 866 पॉइंट इंटू 15, या मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई छुटकारा नहीं है आपका। इंटू 15, इट कम्स आउट विद 12.99। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हम सबमिट करेंगे। देयरफॉर टावर की हाइट पूछी है, टावर की हाइट पूरी हाइट लिखेंगे C से लेके D तक। अकेला अगर H लिख के आ गए तो टावर की हाइट नहीं है बच्चों, टावर की हाइट CD है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H + 15, दैट इज H कितना है मेरे पास? 7.5 + 15, इट कम्स आउट टू बी 22.5, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स वो कितना है? 12.99 मीटर। दैट मस्ट बी द आंसर। या चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं क्या है। मैं इसको उठा के अपने दूसरे परफॉर्मर में लेके जाता हूं, वहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर लेंथी हो जाते हैं। चलिए रीड द क्वेश्चन। Two boats approach a lighthouse in mid-sea from opposite directions. The angle of elevation of top of a lighthouse from two boats are 30° and 45° respectively. If the distance between the two boats is 100 meter, find the height of the lighthouse. एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं, मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है, बट डायग्राम आपकी डायरेक्ट नहीं बन पाएगी, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। और लाइट हाउस का मतलब आप समझ पा रहे हैं, दो तरह से सवाल बनता है, प्लीज जरा नोटिस करिएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइट हाउस है, मान लेते हैं ये लाइट हाउस है AB, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो बोट्स की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बोट की सिचुएशन आ गई क्या? P and Q, मानते हो? बोट की Yes, sir. P and Q मतलब दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस के लेफ्ट पे है, एक लाइट हाउस के राइट पे है। एक और ऑप्शन आती है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है ऐसा क्वेश्चन। तो डायग्राम कुछ ऐसी बनती है, ऐसे, एंड फॉर एन एग्जांपल यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है। एलिवेशन या डिप्रेशन हम देख लेते हैं वो कौन सा है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों की दोनों बोट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है अगर ये लाइट हाउस है तो क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ द बोट्स। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब ठीक है नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एक बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है?
टॉप ऑफ लाइट हाउस का पी बोर्ड से एलिवेशन कितना है, तो मान लेते हैं 30 डिग्री, एंड टॉप ऑफ लाइट हाउस का क्यू बोर्ड से एंगल कितना है, लेट अस अज्यूम 45 डिग्री हमें गिवन है। डन। तो टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन अ मिड ऑफ सी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the lighthouse from two boats are 30 degree and 45 degree. Distance between the two boats, इसका मतलब पूरा डिस्टेंस P से लेके Q तक कितना है, 100 मीटर। 100. And what we need to calculate, find the height of the lighthouse. इसका मतलब हमें ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, हाइट को h ले लो, ये x होगा, और इसको मान लेते हैं हम ये सुनो, और अपने को सिर्फ हाइट ही पूछी गई है, तो बस फिर स्टेटमेंट का काम तो खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब हमें इस ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। अब आपने वही साइड पकड़नी है कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन पोर्शन कौन सा है, उसको निकालने की कोशिश करनी है। बस उसके पीछे चलो, मजा आ जाएगा सवाल करने का। सर हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता कि लाइट हाउस के लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों बोट हैं या राइट हैंड साइड ना ना पे? ना ना ना, क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा वैसे करना है। बात समझ आ रही है? डायग्राम अगर आपकी रिस्पेक्टिव डायग्राम नहीं बनेगी तो आपको मार्क नहीं मिलेगा कोई। अगर आपने ये डायग्राम बना दी, उसने क्लियर लिखा हुआ है कि दे आर ऑपोजिट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो यू विल बी ग्रांटेड 0। ठीक है सर। देखो ना, सारी कहानी बदल जाएगी। दोनों बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, P से लेके Q तक 100। अगर आप ऐसे लेते हो तो फिर ये डिस्टेंस 100 आएगा, है ना? यस सर। इक्वेशन ही बदल जाएगी पूरी। चलिए, दोनों में कॉमन साइड AB है, तो AB निकालने की कोशिश करते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। इन ट्राइंगल, ये जो हमने लेट करा है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट AB बी द lighthouse and P and Q are positions of two boats. Angle of elevations कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल APB 30 डिग्री, एंगल AQB 40। जब भी 45 डिग्री का एंगल आए ना, तो समझ लो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है? फीलिंग आनी चाहिए साथ साथ ही। ओके, एंड टू फाइंड अपने को क्या करना है, AB विच इज इक्वल टू, और लेट हमने क्या करा है, लेट PB इक्वल टू x एंड BQ इक्वल टू 100 माइनस x। बस अब ट्राइंगल में एंट्री मारो, तो इन ट्राइंगल ABP tan 30 लगेगा। कॉमन साइड हमने डिसाइड कर लिया कि AB है, AB ओवर PB। tan 30 की वैल्यू है 1/√3। AB है h, PB है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, h की वैल्यू निकालनी है, बस इस बात को फोकस रखना। h कम्स आउट टू बी, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, आप x की भी निकाल सकते हैं, बट मुझे कन्वीनियंट ऐसे लगता है, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, इन ट्राइंगल ABQ, उस ट्राइंगल में लगेगा tan 45 परपेंडिकुलर, दैट इज AB, एंड बेस बच्चों BQ। tan 45 इक्वल टू 1। AB कितनी है h, और BQ कितनी है 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h कम्स आउट टू बी, ये आ गई वैल्यू नंबर 2। दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 I could write it as 100 minus x is equal to x by √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगी क्वेश्चन में, तो 100√3 माइनस √3x इक्वल टू x। x वाले दोनों एक तरफ शिफ्ट कर दो। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसी कैलकुलेशन में कैसे किया जाए, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद x वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है जी? तो ये आपका आ जाएगा √3x प्लस x। अब क्या करें सर, अब दोनों में से x कॉमन लो, क्योंकि x की तो वैल्यू निकालनी हमें। अब इधर √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके √3 प्लस 1 को हम करा देंगे डिवाइड। डिवाइड कराने के बाद अब चलेगी रैशनलाइजेशन।
ठीक है जी, तो x कम्स आउट टू बी 100√3 ओवर √3 + 1, ठीक है जी। तो ऊपर हमारे पास आया 100√3 टाइम्स √3 - 1, ओके। डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2, 3 - 1 2, 2 यहाँ पे 50 के साथ कैंसिल हो गया। व्हाट आई एम लेफ्ट विद 50√3 इंटू √3 - 1। 50 को 3 के साथ करेंगे 150 माइनस 50√3। x की वैल्यू आ चुकी है 50√3। प्रूव क्या करना था हमें क्वेश्चन में, x की वैल्यू चाहिए हमें 50√3 - 1। हाँ तो ठीक है, आ गया आंसर। बस x आ गया हमारा, रूट में निकाल लेते हैं हाल फिलहाल, लास्ट में वैल्यू डाल देते हैं। अब हमें तो h चाहिए, और बाय द वे अगर आप पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, पार्ट नंबर 2 से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, पार्ट नंबर 1 से भी निकाल सकते हैं। किससे निकालना चाहोगे? पार्ट नंबर 1 से निकाल दे, 1 में पुट कर देते हैं। पुट Yes. x in 1, तो h is equal to x by √3, it comes out to be 50√3 upon √3 - 1 upon √3, √3 कैंसिल हो गए, and h comes out to be 50√1। और एग्जाम में अगर रूट की वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू पुट कर देनी है। पुट √3 इक्वल टू 1.732 माइनस करना है, फिर जाके मल्टीप्लाई करना है। 50 इंटू 1.732 - 1, h comes out to be 50 times 0.732। सर अगर हमारा मन करे हम 50√3 - 1 में छोड़ सकते हैं आंसर? छोड़ सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं छोड़ना हमें आंसर ऐसे। एग्जाम में सिर्फ तभी छोड़ना अगर प्रूव करने के लिए बोला जाए कि शो दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग या व्हाटएवर इज 50 टाइम्स √3 - 1। अदरवाइज हमें वैल्यू दे रखी होती है, बोर्ड के एग्जाम में वैल्यू दे रखी होती है हमेशा, ठीक है। ओके। बोर्ड के एग्जाम में तो Yes. इनफैक्ट पाई की वैल्यू भी दे रखी होती है, चाहे वो 22/7 ही क्यों ना हो, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आता है 36 ओके। सो नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन डी का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है एग्जाम में। रीड केयरफुली, क्वेश्चन पढ़िए एंड ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं। ओके, चलिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमसे बोला गया है एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि हम A is the position of one aeroplane, ठीक है, एंड ये उड़ रहा है हमारा 3000 मीटर पे, एंड सडनली इट, आगे चलते चलते इट पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। मतलब जब इनको देखा गया, देखो प्लेन तो मूवमेंट में ही है, बट जब इनको देखा गया तो दूसरा एरोप्लेन यहां पे कहीं है। लेट अस अज्यूम ये पोजीशन है एरोप्लेन नंबर बी की। A and B are the positions of two different aeroplanes. Okay. Now furthermost, जब एंगल A को देखा गया, प्लेन A को देखा गया अर्थ से, तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेट अस अज्यूम वो 60 डिग्री था। ओके, लाइक दिस। ओके, ठीक है जी। और जब दूसरे नीचे वाले प्लेन को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? दैट एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। इसका मतलब अगर ये H होगा तो ये नीचे वाला कितना होगा? 3000 माइनस H। मतलब आप ये चीज समझ के चलो कि जब आपको प्लेन्स का क्वेश्चन आता है, इस तरह का मूवमेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन आता है,
तो आपने उनको मूवमेंट में नहीं समझना, आपने उनको स्टिल समझना। स्टिल इन द सेंस क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जब मैंने उस प्लेन को देखा, बस। अगर आप उस मूवमेंट को समझोगे, उस मूवमेंट का मतलब आपके सामने क्या आएगा, एक स्टिल इमेज ही आएगी ना। हमारी आईज क्या बनाती है, स्टिल इमेज लेती है। तो जब यस प्लेन सर। के ऊपर प्लेन था तो हमने उसकी फोटो क्लिक की, तो बस वो मोमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं कि उस मोमेंट पे जो टॉप वाले प्लेन का एंगल था वो 60 डिग्री था, और जो बॉटम वाले प्लेन का एंगल था वो 45 डिग्री था। हो सकता है दोनों की स्पीड डिफरेंट हो और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए एक दूसरे से, बट हमें उस टाइम से मतलब नहीं है। हमें तो स्टिल इमेज से मतलब है कि जब मैंने उसको देखा उस टाइम पे की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, इसको लेते हैं डी और इसको ले लेते हैं सी। तो लेट ए एंड बी be positions of in fact two planes vertically above each, ठीक है। A is vertical above B and we are given C is the point of observation, C is the point of observation and moreover angle ACD equal to 60 and angle BCD is equal to 45 डिग्री। ठीक है जी, एंगल्स भी एक्सप्लेन कर दिए। अब लेंथ को ले लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू एच एंड बी डी इक्वल टू 3000 माइनस एच। आप चाहें एक्स भी लेट कर सकते हैं, बट हाइट को मैं एच में ही लिखता हूं। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आइडिया रहता है कि मैं एच निकाल रहा हूं, इसका मतलब हाइट की बात कर रहा हूं। ओके, मोर हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मीटर्स हाई इज वन देन अदर। तो ए बी ही निकालना है टू फाइंड टेक्निकली ए बी। तो बस फिर क्वेश्चन तो वही बन गए, देखो घूम फिर के वही क्वेश्चन बनी जा रहे हैं बार बार। तो आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है h और आपको मूव करना है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में एट ए टाइम। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, CD, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, हम CD की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल ADC कितना एंगल लगेगा, tan 60, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, या तो tan 60 √3। AD पूरी कितनी है, 3000 मीटर, और CD कितनी है, इसको मैं x ले लेता हूं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, लिखना थोड़ा सा आसान रहता है। x, कोई दिक्कत, x उधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको रख लो एज इट इज, फिर देखते हैं इसको रैशनलाइज करना है या नहीं करना। जरूरत लगेगी तो कर देंगे, नहीं जरूरत लगेगी तो छोड़ देंगे। इन ट्राइंगल BCD tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज CD। tan 45 हो गया 1, तो BD कितनी है 3000 माइनस एच, और CD कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आया जी, 3000 माइनस एच, ये आ गया 1, ये आ गया 2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से 3000, या ऐसे लिख लेते हैं 3000 बाय √3 इज इक्वल टू 3000 माइनस एच। एच को इधर ले आते हैं, 3000 उधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले रैशनलाइज कर देते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे, वुड बी द बेटर आइडिया। यस सर। तो 3000 को एज इट इज रख लेते हैं। तो एलसीएम लोगे आप, काट पीट के आपका आ जाएगा दिस वन, ये सुनो। तो एच निकालते हुए दोनों में कॉमन क्या है, 1000 कॉमन है, तो 3 माइनस √3 और एच की वैल्यू डाल देते हैं। 3 माइनस 1.732, तो एच कम्स आउट टू बी, ये आएगा जी आपका 1.268। आई होप सो। इनको मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ, 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। एच कम्स आउट टू बी 1268 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ये डिस्टेंस है जी दोनों के बीच में,
कोई दिक्कत? नो सर। चलिए जी, रीड क्वेश्चन नंबर 20. From an aeroplane vertically above a straight horizontal road, the angle of depression of two stones. मेन कीवर्ड कौन सा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं. में टू स्टोन्स which are 1 kilometer apart on opposite sides of the plane are observed to be alpha and beta. तो बिल्कुल लाइट हाउस जैसे इस डायग्राम बनेगा. ये सुनो बच्चों, एक प्लेन है, रोड के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है, और उस प्लेन के दूसरी तरफ अगर देखें तो रोड पे ये दो पॉइंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, या स्टोन्स बोल लो या माइलस्टोन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो. इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? कितना है? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर का मतलब हम इसको मान लेते हैं 1000 मीटर. और यहां पे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ए बी को प्लेन मानता हूं और ये सी एंड डी आर द टू डिफरेंट स्टोन्स, इट डज नॉट मीन कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ये कहीं भी हो सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि ये दोनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, तो मतलब ए बी इज द मिड पॉइंट. दैट विल बी अ टोटल मिथ. मिथ नहीं बनानी हमें. ओके, तो अब हम क्या करते हैं? डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखना. जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, मैंने आपको बताया था कि जहां से हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां से दो लाइंस निकलती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक लाइन ऑफ साइट. अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर आप नीचे देख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हम नीचे देख रहे हैं, तो इसका मतलब मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल आ गई. अब ए से मैं जब सी को देख रहा हूं, तो एक एंगल बन रहा है अल्फा. जब ए से डी को देख रहा हूं तो एंगल कितना बन रहा है बच्चों? बीटा. हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए, मैं क्यों ही लिख देता हूं उसको. इसको लेता हूं 1 और इसको लेता हूं 1 माइनस एक्स. ठीक है जी, ये टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. अब बताओ, डायग्राम में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको डायग्राम के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो? अगर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हुए हॉरिजॉन्टल नहीं बनाई तो टीचर आपका पूरा सवाल गलत करने की कैपेसिटी रखता है बच्चों. ऐसे? हाँ, ये जो ऊपर बनाई है हमने, ये पी क्यू. सर इसका बनाने का क्या इम्पैक्ट है क्वेश्चन मैं पे? बताता हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल. इस तरह से हमने एंगल को डिफाइन किया हुआ है. तो अल्फा टेक्निकली कौन सा होना चाहिए? अल्फा टेक्निकली तो ये होना चाहिए, ऊपर वाला. ठीक है, दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये अल्फा है, तो मैंने नीचे वाला भी अल्फा लिख लिया. साइमल्टेनियसली एंगल कौन सा बन रहा है? यहां पे बन रहा है बीटा, और फिर मैंने ऑल्टरनेटिव एंगल से बीटा बना लिया. टेक्निकली मेन एंगल तो ये वाले हैं. ओके, तो एंगल जो भी है, चाहे वो डिप्रेशन है चाहे वो एलिवेशन है, दैट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट. ये जा रही है लाइन ऑफ साइट AC. AC इज द लाइन ऑफ साइट एंड AP इज द हॉरिजॉन्टल. उन दोनों के बीच का एंगल विल बी कंसिडर्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर हम नीचे को देख रहे हैं तो. यस. और कुछ? नहीं सर, ये पूछना. ओके, सो अब आगे देखते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है. हमें पूछा गया है द हाइट ऑफ द प्लेन. पहले तो डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें. ओके, तो लेट
A be the position of aeroplane, okay, and C and D are 2 stones 1 kilometer apart, okay, and angle ACB, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ना लिखने का तरीका ये बना सकते हैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAP इक्वल टू अल्फा, एंगल ADB, क्योंकि जो निकालना होता है उसको पहले लिखना चाहिए, इक्वल टू एंगल DAQ इक्वल टू बीटा, या लेट BC इक्वल टू X एंड BD इक्वल टू 1 माइनस X। चलिए अब अपने को निकालना क्या है वो भी लिख लेते हैं। टू फाइंड या टू प्रूव है टेक्निकली, तो टू प्रूव में RHS की बहुत इंपॉर्टेंस है। शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द रोड इज tan अल्फा टाइम्स tan बीटा, AB इक्वल टू tan अल्फा टाइम्स tan बीटा। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं बेटा, ये जो फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं ना, ये शॉर्टकट्स हैं। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है और आपको दो अलग अलग एंगल दे रखे होते हैं, तो इसमें सीधा एंगल की वैल्यू डालोगे, टी रेशो निकालो, कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, tan अल्फा प्लस tan बीटा, बिल्कुल प्यारा सा भोला भला सवाल है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बल्कि आसान होते हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं होती। हमारा फंडा क्या है जो हमने अब तक सॉल्व करा है, कि जब हमारे पास मल्टीपल ट्राइंगल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कॉमन साइड को पकड़ते हैं बच्चों। कॉमन साइड कौन सी है? AB। AB। तो AB निकालने की कोशिश करें, 1 to 1 बेसिस पे ट्राइंगल में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल लेफ्ट वाले में, ABC में। इन ट्राइंगल ABC tan अल्फा, tan अल्फा ऊपर वाला आप नोट कर रहे हो? अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं 2 मिनट रुक के स्टार्ट कर देता हूं क्वेश्चन। ओके ग्रेट, तब हम आगे चलते हैं। हमें tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों? AB, और बेस कौन सा है? BC। तो tan अल्फा इज AB बाय BC। तो tan अल्फा को तो tan अल्फा ही रखेंगे, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी? अल्फा ही नहीं पता हमें। AB कितना है हमारा? H, और BC कितना है? X। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? H। तो H की वैल्यू निकाल लो। H comes out to be X times tan अल्फा। अब ये बताओ, यहां तक आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें एज ऑफ नाउ? नो सर। चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है ABD, उसमें हम tan बीटा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो डिप्रेशन है वो बीटा है। तो ठीक है जी, इन ट्राइंगल ABD tan बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan बीटा को tan बीटा ही रहने दो, क्योंकि वैल्यू नहीं निकल सकती। AB H है और BD कितना है? 1 माइनस X। अच्छा जी, अब हमें कॉमन साइड H है, तो H की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। ये कितनी आएगी? tan बीटा टाइम्स 1 माइनस X। अब ये देखो, यहां तक कोई समस्या है नहीं, दोनों में से H की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं X टाइम्स tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा टाइम्स 1 माइनस X। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, X को एक तरफ उठा के ले आएंगे, क्योंकि खुद सोचो आप, अगर आप 1 को देखते हो, हमें टेक्निकली AB निकालनी है, H निकालनी है। 1 देखोगे, H की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? X।
x को, तो x तो निकालना पड़ेगा ना। 2 देखोगे, 2 में भी h की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर, तो पहले x निकालेंगे। ठीक है जी, x निकालने की कोशिश पूरी करते हैं। tan बीटा इंटू 1, tan बीटा प्लस माइनस माइनस tan बीटा इंटू एक्स, x टाइम्स tan बीटा। अब x वाले एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, x tan अल्फा प्लस x टाइम्स tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। x वाली टर्म देखो ना, मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को इंडिपेंडेंट किया, x को एक तरफ ले आए सारे उठा के। अब x में से x कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, व्हाट वी आर लेफ्ट विद tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू tan बीटा। ओके डन। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको जाके डिवाइड करा देते हैं, x कम्स आउट टू बी tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये देखो x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दो। ठीक है जी, पुट इन 1, तो 1 में क्या था, h इक्वल टू tan अल्फा टाइम्स x था 1 में। ठीक है जी, तो x की वैल्यू यहां पे प्लग इन कर देते हैं, और वैल्यू जब भी प्लग इन करनी हो कोशिश करिए ब्रैकेट में डाल के करिए, ताकि बाद में कोई गलती ना हो जाए। tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो tan अल्फा टाइम्स tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस therefore height of aeroplane is tan alpha tan beta upon tan alpha plus tan beta, hence proved। इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद, समझने के बाद एक बार रिवाइज करिए, ट्राई टू मेक अ स्नैपशॉट कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसी हुई और हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, कैसे हमने कॉमन लिया, किस साइड को निकालने की कोशिश करी। और कोई डाउट अगर आपसे लगता है तो मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आपको ये समझ नहीं आएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। ठीक है जी, क्लाउड को देख रहे हैं, क्लाउड ऊपर होता है तो एलिवेशन ही बनेगा, अंडरस्टूड है। फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट कहां पे है, मेन डिस्कशन पे आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां पे है, 50 मीटर अबव अ लेक। मतलब मान लेते हैं कि कोई लेक है, ये लेट अस अज्यूम दिस ए बी इज द लेक, और ए बी से 50 मीटर ऊपर एक पॉइंट है। पॉइंट है, या मान लो लेक में कोई बोट खड़ी है ना, तो ए बी इज द लेक सरफेस एंड पी इज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 50 मीटर अबव द लेक। ये पहली लाइन आपके पल्ले पड़ी बच्चों, मेजर Yes, sir. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट कहां पे है, 50 मीटर अबव, किसके ऊपर है वो, 50 मीटर अबव अ लेक, एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है जी, तो हम क्लाउड को देखने की कोशिश करते हैं यहां से कुछ इस तरह से। अगर मैं पी से क्लाउड को देख रहा हूं तो ये आ गया आपका क्लाउड, इसको ले लेते हैं सी, कोई दिक्कत, और ये एंगल कितना बच्चों, 30 डिग्री। कोई आपत्ति इसमें, No, sir. ये डायग्राम बनेगी। तो मतलब 30 डिग्री तक की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन है, एंड से पहले, उसने हमें ये डायग्राम का आइडिया दे दिया।
नाउ आगे पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अभी बात आगे थोड़ी सी नई बात अब शुरू होनी है। एंड द मेजर ऑफ, किसका मेजर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हम नीचे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री। अब इरा कहानी को समझने की कोशिश करो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे रिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस को हम लोग मतलब इमेजिन करते हैं एज प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की क्वालिटी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर के पास आता जाता है उसकी इमेज भी उतनी ही मिरर के पास आती जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इमेज से, मिरर से दूर जाता है तो उसकी इमेज भी मिरर से दूर चली जाती है। मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन और इट्स इमेज फ्रॉम द मिरर। इस बात को मानते हो बच्चों? यस सर। ठीक है ना, सिंपल प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर का फंडा है। तो इसका मतलब लेक आपका क्या है? एक मिरर है और क्लाउड की रिफ्लेक्शन बन रही है। अब ये देखो, क्लाउड मिरर से कितनी दूर है? बीसी डिस्टेंस पे है ना, हाँ या ना? Yes. इसका मतलब यस सर। बीडी तो 50 मीटर होगी और सीडी कितनी ले लें हम? एच। इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्शन कहां पे बनेगी? नीचे बनेगी ना। अप्रोक्सीमेटली बीसी के इक्वल बना रहा हूं यहां पे मैं। ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं पॉइंट आर। ये सुनो, यस सर। Yes. टेक्निकली ये मेरा मिरर है, मिरर है ना। तो ये मेरा मिरर है, मिरर से ऊपर जो क्लाउड की डिस्टेंस है वो है बीसी। तो उसकी रिफ्लेक्शन जो लेक में दिखेगी वो कितनी नीचे होगी लेक से, सरफेस से? बी आर, विच इज इक्वल टू बीसी। ठीक है जी। अब इस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बच्चों? 45 डिग्री। देख कहां से रहे हैं? पॉइंट पी से। पी इज आर आई, पी से देख रहे हैं रिफ्लेक्शन को, तो नीचे जाएगा ये यहां से इस तरह से, और दिस एंगल सीम्स टू बी 45 डिग्री। एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ठीक है, किसी क्लाउड को देखना है, कहां से देखना है? फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 50 मीटर अबव द लेक। तो ए बी को लेक सरफेस लिया, 50 मीटर ऊपर पी एक पॉइंट मिला, पी पे खड़े होके हम देख रहे हैं क्लाउड को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट पी वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द शेडो ऑफ दैट क्लाउड इन द लेक। तो जब भी शेडो या रिफ्लेक्शन की बात हो तो रिफ्लेक्शन का मतलब आपने क्या समझना है कि इसका डिस्टेंस क्लाउड का जितना लेक से है, रिफ्लेक्शन भी लेक से उतनी ही नीचे होगी। तो मैंने जो डायग्राम बनाई है वो अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाई है कि लेक से ऊपर जो क्लाउड है वो बीसी डिस्टेंस पे है, तो लेक से नीचे जो रिफ्लेक्शन होगी वो बी आर डिस्टेंस पे है, बी आर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। और मोर ओवर हमें यह भी पता है यहां पे कि जो बीसी है वो किसके इक्वल है? बी आर के। तो इसका मतलब अगर ये H+50 है तो बी आर भी कितनी होगी? H+50। अब इस सवाल में काफी ज्यादा तामझाम बन चुका है, बट आप सारे तामझाम को छोड़िए। यू हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल पीसीडी एंड द अदर ट्राइंगल इज बिग ट्राइंगल, ट्राइंगल पीडीआर। ओके, चलिए हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं पहले। लेट ए बी द lake surface, okay, and P is the point of observation such that AP equal to 50 meter. So therefore we can say BD equal to 50 meter. C is the position of
C is the position of cloud. ओके, C क्लाउड आ गया। अब बादल कब बरसोगे? C is the position of cloud now, and angle CPD equal to 30 डिग्री। ये कौन सा आ गया? एंगल ऑफ, ये मैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि जब आप क्वेश्चन को रिवाइज करो अपनी कॉपी में से तो आपको सारा समझ आ जाए। ठीक है जी। एंड R इज द रिफ्लेक्शन इन लेक, तो एंगल DPR is equal to 45 degree, that will be considered as angle of depression. Okay, और भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Also let CD equal to H and BR equal to BC equal to H plus 50। अगर यहां पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आधे पेज की तो आपकी एक्सप्लेनेशन ही बन जाती है। हाँ जी बच्चों, ये नोट कर लिया। इसके बाद ही हम सवाल में बढ़ते हैं। अब देखो, नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से हैं। एक तो ये ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल में तो कोई समस्या मुझे लग नहीं रही, बट एक चीज दिख रही है कि यहां पे कुछ भी नहीं पता मुझे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है पीडी, ये कॉमन है ना, पीडी कॉमन है, पीडी। तो कॉमन को हम क्या लेट कर लेते हैं बच्चों? मैंने आपको सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल को लेट कर लेना चाहिए, इसको आप एक्स लेट कर सकते हो। कॉमन को एक्स लेट कर लेते हैं। और बड़े ट्राइंगल में अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल पीडीआर। तो पीडी तो आपने एक्स लेट कर ली, और दूसरी साइड आपको कौन सी चाहिए ट्राइंगल में? डी से लेके आर तक डी आर। तो डी आर बच्चों कितनी होगी? नोटिस करके देखो, बी से नीचे कितनी है? एच प्लस 50, और बी से लेके डी तक कितनी है? 50। तो देयरफॉर डी आर कितनी होगी बच्चों? डी आर दैट विल बी H प्लस 100। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं अपने ट्राइंगल में। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल CPD, 30 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल CPD tan 30 इज परपेंडिकुलर, 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है CD और बेस है PD। CD बाय PD, तो tan 30 1/√3। CD हमने लेट करी है H और PD लेट करी है X। कॉमन साइड कौन सी है? X है। X की वैल्यू निकाल लेते हैं, √3 H। ओके ग्रेट, लेट इट बी 1। ओके, दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है हमारा PDR। ओके, इन ट्राइंगल PDR tan 45 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 45 के लिए D से लेके R तक DR, और बेस कौन सा है? PD।
tan 45 की वैल्यू डालेगी 1, dr कितनी है h प्लस 100, ओके, और pd कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x कम्स आउट टू बी h प्लस 100। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं हम 2। तो बस फिर इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू पुट करनी है, पुट कर सकते हो, मतलब एज यू फील कन्वीनियंट, मुझे तो यही तरीका ठीक लगता है। √3h इक्वल टू h प्लस 100, कॉमन निकाल लो, कॉमन का मतलब h को एक तरफ शिफ्ट करो, h कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 इंटू 100, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड, 100 ओवर √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या गया, रैशनलाइजेशन की पूरी कैलकुलेशन कर लो, नीचे आएगा 2 इसके साथ कैंसिल होगा 50, h कम्स आउट टू बी 50 टाइम्स √3 प्लस 1। अब मैटर ये खड़ा होता है कि हमें सवाल में पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। जब भी आपको क्लाउड की हाइट पूछी जाए बच्चों, आपने लेक से लेनी है क्लाउड की हाइट। लेक से क्लाउड की हाइट कितनी है, BC। BC निकालने के लिए अपने को क्या क्या लेंथ चाहिए, एक तो h चाहिए, और h में क्या ऐड करना पड़ेगा, 50 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहले तो h निकाल लेते हैं, फिर 50 टाइम्स 1.732 प्लस 1, h कम्स आउट टू बी 50 टाइम्स 2.732, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, into 50, it comes out to be 136.6 meter. Therefore the height of cloud is equal to h plus 50. तो h आया 136.6 plus 50, it comes out to be 186.6। ठीक है, तो जब भी हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा जाए, h कैन नॉट बी द आंसर ऑल द टाइम्स। हमें क्या गेस करना है, हमें गेस करना है कि टेक्निकली जो फाइंड करना है उसके लिए h कैसे इन्वॉल्व होगा, ये गेस करना है हमें। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और इसका प्रूफ भी आता है, क्वेश्चन का प्रूफ भी मार्क के साथ डिस्कस करूंगा। शॉर्टकट मतलब जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट, फॉर्मूला भी है इसका डायरेक्ट। चलिए नोट करिए, शाबाश। तो आपका जो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1, एक ही एक्सरसाइज है, मतलब चैप्टर नंबर 9 आपका होमवर्क रहेगा, 15-16 क्वेश्चंस हैं। और एक बात हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में कई बार हमें बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई टावर है, मैं ड्रॉ करता हूं थोड़ा फेयर, ओके, ये कोई टावर है, ध्यान से सुनना जरा सवाल को, ए बी इज द टावर। अब मैं बोल रहा हूं कि P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, तो हम सीधा ही फटाफट एंगल बना देते हैं कि ये गया और यहां से ये गया और ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? Yes. यस सर। बट कई बार सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, हमसे ये बोला जाता है बच्चों, जरा ध्यान से नोटिस करना, लाइकवाइज ये प्लेन है और यहां पे एक बंदा खड़ा है और बंदे की हाइट बोल दी, लेट अस अज्यूम 1.5 मीटर का बंदा खड़ा है ना। तब हमें, जब हमें जो ऑब्जर्वर है, वी आर गिवन द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, देन वी हैव टू टेक द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जांपल ये है 100 मीटर हाई, ध्यान से सुनना। अब आपसे बोला गया है कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, तो आप यहां पे 1.5 मीटर बनाएंगे, और जब आपको हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर दे रखा होगा तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहां से स्टार्ट होगा, ऑब्जर्वर की आई से, यहां से और ऑलमोस्ट यहां से, इस तरह से, तो आपका एंगल यहां पे बनेगा। और बाय द वे हमें रहना तो राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो ये 1.5 है, तो ये इसकी ऑपोजिट भी कितनी होगी, लेट अस अज्यूम ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी ई। तो अगर सी डी 1.5 है तो बीई कितनी होगी बच्चों, 1.5 होगी।
तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी स्पेस बचेगी ऊपर? 98 पॉइंट, नहीं समझ आई? हाँ सर। When we are given the height of the observer, तब आप डायग्राम इस तरह से बनाओगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई पे बनना चाहिए। अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दे रखी है, आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बता रखा है, तो हम फिर ऑब्जर्वर की हाइट को लेते ही नहीं है, फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम प्यारा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो फिर ये Yes. मानते हैं कि उस ऑब्जर्वर की हाइट को इग्नोर कर दिया गया सवाल के हिसाब से। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9, चैप्टर नंबर 9, एक ही एक्सरसाइज, उसको ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्लीज कर लीजिएगा काम और अपना काम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू। Yes.